brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बीते दिनों आपने देखा और सुना कि लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, लेकिन गणित सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, और भी संख्याविद हैं जो अपना अपना गणित लगा रहे हैं। कौन है ये संख्याविद और उनका क्या मानना है, आज इस पर बात करेंगे। चुनाव आयोग ने नतीजों से एक दिन पहले किस पैटर्न को लेकर चेताया, ये बताएंगे और साथ में जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनके लिए ये चुनाव याद किए जाएंगे 2024 के। तो चलिए शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से ठीक एक दिन पहले का दी लल्लन टॉप शो। राजस्थान में एक जगह पड़ती है फलौदी। फलौदी नाम के ज़िले में ही आती है। इंडस्ट्रियल लॉबी में इसे सॉल्ट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का नमक उद्योग बड़ा फेमस है। फलौदी की एक और चीज़ बहुत चर्चित है, यहाँ का सट्टा बाज़ार। फलौदी बाज़ार में हर बड़े और छोटे इवेंट पर सट्टा लगता है। चप्पल उछाल के भी ये पूछते हैं कि इसमें सीधी गिरेगी उल्टी गिरेगी, उस पर भी सट्टा लगा लेते हैं। देश के तमाम छोटे बड़े चुनावों पर, स्पोर्ट्स इवेंट्स पर, विदेशों के चुनाव पर, हर चीज़ पर फलौदी में सट्टा लगता है। फलौदी के अलावा मुंबई में भी एक बड़ा सट्टा बाज़ार है। अब इन दोनों सट्टा बाज़ारों में लोकसभा चुनाव पर बड़ी रकम लगी है। जानकारों का अनुमान कहता है कि इस लोकसभा चुनाव में, ध्यान से सुनिएगा आप रकम, 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का सट्टा लगा हो सकता है। यह अब तक का रिकॉर्ड होगा क्योंकि इससे पहले के चुनाव जितने रहे उनमें राशि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहती थी। सट्टा बाजार 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर अलग अलग पार्टियों पर दांव लगाता है। पहला, ओपिनियन पोल और अन्य नंबर्स। सट्टा बाजार ओपिनियन पोल आने के साथ ही एक्टिव होता है, इसके बाद भी अलग अलग जगहों से आ रहे चुनावी आंकड़ों पर नज़र रखी जाती है। दूसरा बिंदु है लोकल स्तर की जानकारियां। सट्टा बाजार की कोशिश होती है कि जितनी डीप डाउन यानी जितनी लोकल स्तर की जानकारी निकल सके, जितनी हाइपर लोकल डिटेल निकल सके, निकाली जाए। लोकल स्तर पर चल रही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उम्मीदवारों की पॉपुलैरिटी वगैरह पर नज़र रखी जाती है। तीसरा बिंदु है बाजार का सेंटिमेंट। सट्टा बाजार से बाहर शेयर मार्केट वगैरह का ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है, इस पर भी सट्टा बाजार नज़र रखता है। पैसों का फ्लो आने वाले नतीजों का एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि लक्ष्मी किधर जा रही है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सट्टा बाजार अपना दांव चलता है। इस बार किस पर दांव लगाया गया है सट्टा बाजार में चल रही 5 खास बातों से आप समझिए। चुनाव शुरू होने से करीब 1 महीने पहले यानी मार्च के आसपास तक सट्टा बाजार बीजेपी को करीब 315 से 316 सीटें दे रहा था। कांग्रेस के 55 सीटें जीतने का अनुमान तब लग रहा था। अब सभी चरण के मतदान पूरे होने के बाद सटोरिये बीजेपी को 303 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं, यानी कि सट्टा बाजार के हिसाब से परफॉर्मेंस रिपीट हो सकती है। कांग्रेस को 64 सीटें मिलने का अनुमान है। मुंबई सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए 250 सीट जीतने पर 12 पैसे का भाव चल रहा है। इस तरह 275 सीट पर 27 पैसे का, 301 सीट पर 1 रुपये का, 310 पर 1 रुपये 65 पैसे का और 325 सीट पर 3 रुपये 50 पैसे का भाव चल रहा है। इससे अब आप ऐसे समझिए कि जिस नंबर पर भाव जितना ज़्यादा है वो नंबर आने की संभावना सट्टा बाजार को उतनी कम लगती है। यानी बीजेपी के 250 से 275 सीट आने की संभावना सट्टा बाजार को सबसे ज़्यादा लगती है। अगर आप एवरेज आउट करोगे तो 300 से ज़्यादा सीट लाने की संभावना सट्टा बाजार को कम लगती है। एग्जिट पोल्स के नतीजे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने बताया था कि प्रचंड बहुमत आएगा, 300 से ऊपर ही जाएगा मामला, लगभग 350। कांग्रेस के 50 सीट जीतने पर 33 पैसे, 60 सीट जीतने पर 1 रुपया, 61 सीट पर 1 रुपया 15 पैसा और 62 सीट पर 1 रुपया 40 पैसे का भाव चल रहा है। यानी कि सट्टा बाजार ये नहीं मानता कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा नंबर लेकर आएगी। फलौदी सट्टा बाजार मान रहा है कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में 28 से 29 सीटें यानी कि लगभग पूरी सीटें भी मिल जाएंगी या तो पूरी ही मिल जाएंगी। टोटल 29 सीट है, 28 से 29 का मतलब लगभग पूरी या पूरी हुआ। कांग्रेस को 0 या 1। इस तरह सट्टा बाजार बीजेपी को यूपी में 64, दिल्ली में 6 और राजस्थान में 19 सीट तक के दे रहा है। हालांकि सट्टा बाजार की राय एग्जिट पोल्स से इतर है। अब बात पोल ऑफ पोल्स के। तमाम पोल्स का एवरेज निकालेंगे तो एनडीए को 350 से 377 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल माने सारे एग्जिट पोल्स को जब आप एवरेज निकालते हो। इंडिया गठबंधन को 134 से 156 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को अधिकतर सभी पोल्स ने 300 या 310 सीट्स या इससे भी ज़्यादा दी हैं।
जबकि सट्टा बाजार बीजेपी को 300 सीट से आगे जाते कम देख रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, कुछ ऐसे सटोरिये हैं जो उसके ऊपर दाव लगा रहे हैं कि 300 प्लस जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सट्टा बाजार ने बीजेपी को 300 से 310 सीट और कांग्रेस को 50 से 60 सीटें दी थी। यानी सट्टा बाजार का अनुमान तब करीब करीब ठीक बैठा था। इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी ठीक होगा, ये हम तब का बता रहे हैं। ये हुई सट्टा बाजार की बात। अब एक और बाजार की बात, शेयर बाजार। एग्जिट पोल से उत्साहित बाजार 3 जून को गजब की तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर खुले। सेंसेक्स पहली बार 76,000 के आंकड़े को पार कर गया। निफ्टी भी 23,300 के ऊपर खुला। 1 जून को लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद सोमवार को मार्केट पहली बार खुला था। माना जा रहा है कि एग्जिट पोल में मजबूत सरकार बनने के अनुमान ने मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया है। लेकिन राजनीति के सेंटिमेंट्स बाजार से कभी कभी अलग भी होते हैं। अखिलेश यादव ने 3 जून को कहा कि यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो एग्जिट पोल्स वाली संस्थाएं हैं, क्या वो पिछले कई चुनावों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रही थी या नहीं। सोनिया गांधी ने भी एग्जिट पोल्स पर कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे पोल से विपरीत होंगे। बिल्कुल, एग्जिट पोल्स और 4 जून को संभावित नतीजों के बारे में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने क्या क्या कहा, क्या क्या दावे किए, आपको एक एक करके सुना देते हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। जो आप लोग कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग करेंगे वो नहीं होना है। होना तो वही है जो अभी है, लेकिन आप लोग अधिकारियों पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। और आप खुद सोचिए, वो जो समुद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पीठ कर ली है जनता की तरफ। इस बार जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार ये गलत साबित हुआ है। ये मोदी जी का पोल है और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते हैं, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं, कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। बहरहाल कौन से बाजार के सेंटिमेंट कितने सही साबित होंगे और एग्जिट पोल पर किसकी बात सही साबित होगी, ये पता चलने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं उसके बाद तो बहुत कम। लेकिन चुनाव को हार जीत और नतीजों से इतर कई बातों के लिए याद किया जाता है, जैसे कि बड़े और चर्चित बयानों या भाषणों के लिए। इस चुनाव के 3 सबसे चर्चित बयानों का रिकैप कराते हैं जो चर्चा में रहे या मुद्दा बने। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं।
बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। इनके अलावा ये चुनाव इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि कैसे हर पक्ष की तरफ से बार बार भाषणों का नियम संयम और भाषा का अनुशासन टूटा और बार बार मामला चुनाव आयोग तक के गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 22 मई को देश की 2 बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस भी इशू किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को, इन दोनों को नोटिस गया। दोनों से अलग अलग चिट्ठी में आयोग ने कहा था कि वो सुनिश्चित करें कि उनकी पार्टी के नेता जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कोई बयानबाजी न करें। भाषणों में सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए भी कहा गया था। मतगणना से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बताया कि चुनाव आयोग ने किस तरह अपनी भूमिका का पालन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने इस चुनाव में वोट डाला, ये एक रिकॉर्ड है। इनमें से करीब 31 करोड़ महिला मतदाता थीं। इसके बाद सभी ने खड़े होकर महिला मतदाताओं के लिए तालियां भी बजाईं कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। 2019 के बाद से क्या नहीं था, जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी। तो माहौल क्या बना, 1 करोड़ वोटर बना दिए। तो ये भी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री। ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए हैं। तो जो आपने हमसे लर्निंग पूछी, तो हमारी इसकी बार की 3 लर्निंग है, ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं। J&K की जो स्टोरी है वो एक बहुत ही आशा देने वाली स्टोरी है। LWE एरियाज की, मणिपुर की, इन सब जगहों की जो एक ये दिखाती है कि लोग कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आगे आना चाहते हैं। आई विश दीज लॉन्ग क्यूज, वो मैंने एक फोटो दिखाया था बच्ची का, वो जो आंखों में चमक थी वोट डालने के समय में, वो बरकरार रहे, लोग आपस में ना लड़ें, और जो उन्होंने इच्छा दिखाई है उसको हम बहुत जल्दी पूरा करें कि वो अपनी गवर्नेंस अपने हाथों में लेके अपने से चुन के कर सकें। वी विल वेरी सून स्टार्ट दैट प्रोसेस। माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, कैसे हो सकता है देश में। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने और भी कुछ खास बातें बताई, जैसे पहली बात, चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहे कर्मचारियों की राजीव कुमार ने तारीफ की, कहा कि नेगेटिव नैरेटिव जब बनते हैं तो इनको तकलीफ होती है। दूसरी बात, 2019 में 540 की तुलना में 2024 में सिर्फ 39 जगहों पर दोबारा चुनाव करवाने पड़े। तीसरी बात, आचार संहिता उल्लंघन की 495 शिकायतें हुई, करीब 90% का निपटारा कर लिया गया। जाते जाते ये बात भी कि मतगणना होती कैसे है।
लोकसभा चुनाव में चुनाव कराने और वोटों की गिनती की जिम्मेदारी होती है रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ की। राज्य सरकार की सलाह पर इलेक्शन कमीशन हर लोकसभा क्षेत्र में एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, जो कि एक सरकारी अधिकारी होता है, गजेटेड। मतगणना के दिन सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर और उनके सहयोगी सबके सामने वोटों की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। फिर रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में सभी ईवीएम की जांच की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों को अपने काउंटिंग एजेंट्स के साथ साथ मतगणना केंद्रों में मौजूद रहने का अधिकार होता है, वो वहां रह सकते हैं। काउंटिंग एजेंट्स वोटों की गिनती को देख भी सकते हैं। इसके बाद आरओ की निगरानी में ही मतगणना होती है। सबसे पहले बैलेट पेपर के वोटों की गिनती, इसके बाद ईवीएम की गणना शुरू की जाती है। सभी टेबलों पर एक साथ ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होती है। मतगणना केंद्र पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ हर राउंड की गिनती के बाद रिजल्ट बताते हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी अपडेट किया जाता है। ईसी का पहला रुझान सुबह 9 बजे से आना शुरू होता है। मतगणना की प्रक्रिया की कुछ और भी रोचक बातें अब जान लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 128 और 129 के मुताबिक मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना जरूरी होता है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की कितने नंबर की टेबल पर बैठेंगे, वहां गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले किसी को नहीं बताई जाती है, रैंडमाइज किया जाता है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारियों को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। किसी एक मतगणना हॉल में काउंटिंग के लिए 14 टेबल और एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लगी होती है, यानी कुल 15 टेबल, 14 गिनने वाले, एक आरओ। किसी भी हॉल में 15 से ज़्यादा टेबल लगाने का नियम नहीं। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर टेबल्स की संख्या बढ़ती है। जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में इंदौर की 2 नंबर विधानसभा, इंदौर 2 जिसको कहते हैं, वहां काउंटिंग के लिए 21 टेबल्स लगाई गई थी। बड़ी खबर थी यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों पर। पहली सुर्खी में बात टोल टैक्स की। आज यानी 3 जून से नेशनल हाईवेज पर टोल टैक्स की नई दरें लागू हो गई, यानी आज से हाईवे से होकर गुजरने वाले लोगों को पहले से अधिक टोल का भुगतान करना पड़ेगा। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टोल टैक्स में एवरेज 5% की बढ़ोतरी की गई है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के चलते इसे होल्ड पर डाला गया था। NHAI अधिकारियों की माने तो नेशनल हाईवे नेटवर्क पर लगभग 855 यूजर फी बेस्ड प्लाजा हैं, यानी जहां आपसे पैसा लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के मुताबिक यूजर फी ली जाती है। इनमें से लगभग 675 पब्लिक फंडेड हैं और 180 कंसेशनर्स के जरिए संचालित किए जाते हैं। अब हम ये भी समझ लें कि हम टोल टैक्स देते क्यों हैं और इससे भरने से हमें क्या मिलता है। जब बात हाईवे या एक्सप्रेसवे की होती है तो रोड बनाने की लागत बड़ी होती है। इन सड़कों की लागत और मेंटेनेंस निकालने के लिए सरकार मदद लेती है जनता से। कैसे? टोल टैक्स के जरिए। सरकार कई सड़कों को बनाने का ठेका प्राइवेट कंपनीज को देती है, बदले में उन्हें तय समय के लिए टोल वसूलने का अधिकार दिया जाता है। जो नए बने हुए हाईवे या एक्सप्रेसवे होते हैं उन पर टोल टैक्स ज़्यादा होता है। जब रोड की लागत निकल जाती है तो सरकार टोल टैक्स कम कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। सकती है कहा है मैंने। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी रोड पर टोल टैक्स तय करने के पैरामीटर क्या होते हैं, तो आप इन ग्राफिक्स को देखिए। पहली चीज़ होती है दूरी। अमूमन 2 टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी एक टोल प्लाजा पर आप 60 किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए पैसा देते हैं। अगर आपके रास्ते में ब्रिज, टनल या बाईपास पड़ रहा है तो टोल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स को तैयार करने में लागत ज़्यादा आती है। ज़्यादा लेन वाली रोड पर अमूमन टोल टैक्स बढ़ जाता है, जैसे कि एक्सप्रेसवेज पर। 2 पहिया 4 पहिया ट्रक के लिए अलग अलग टोल टैक्स होता है। प्राइवेट गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी के लिए भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। हम जो टोल दे रहे हैं उससे रोड पर कुछ ज़रूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, जैसे कि जानी चाहिए माने कानून जो कहता है वो बता रहे हैं। जैसे कि पहली चीज़, टोल रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। नियमित अंतराल पर गश्त होनी चाहिए। हर निश्चित दूरी पर अलग अलग टीम गश्त के लिए मौजूद रहनी चाहिए, ताकि अगर कहीं भी कुछ हादसा हो तो पुलिस पहुंच सके। इसी तरह टोल रोड पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टो अवे क्रेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ हमने आदर्श स्थिति की बात की है। अगर आप टोल दे रहे हैं तो कानून के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए वो बताया। क्या है ये आप दर्शक अपने अनुभव के आधार पर तय करें, जानें। अब बात महंगाई के मोर्चे पर लगे दूसरे झटके की, या दूसरा अपडेट कह लीजिए आप। दूध की कीमतों में वृद्धि हो गई है। पहले अमूल ने दूध के दाम बढ़ाए, फिर मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। दोनों ही कंपनियों ने अपने दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है और ये कीमतें 3 जून से प्रभावी हो गई हैं। दोनों ही कंपनियों ने दूध की कीमत बढ़ने की प्रमुख वजह उत्पादन लागत की भरपाई बताया है।
आप जानते ही हैं कि 4 जून को देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और उससे पहले दूध की कीमत और फिर टोल टैक्स में हुए इजाफे से देश की राजनीति का माहौल और गर्म हो गया है। दूसरी सुर्खी हैदराबाद से है। ये शहर अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी नहीं रहेगा, सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद। 2014 के आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद 3 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी नहीं रह पाएगा। 2 जून 2014 को आंध्र से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना। अलग होने के बाद हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों सूबों की राजधानी बनाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों को 2 जून के बाद लेक व्यू गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जैसी सरकारी इमारतों को कब्जे में लेने को कहा था। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की धारा 5(1) के मुताबिक हैदराबाद को 2 जून 2014 से अगले 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। इस कानून की धारा 5(2) में कहा गया था कि 10 साल बाद हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रहेगी और आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी बनाई जाएगी। आज का दी ललन टॉप शो यहीं तक। अपना का ख्याल रखिए। अगले रोज यानी कि 4 जून को भी आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।